रियान स्मिति के फैसले से खुश होता है। अब उसे अपना काम होता हुआ दिख रहा था। फिर वो तुरंत आकर नैतिक को बताता है। वो मान गई क्या? नैतिक थोड़ा अविश्वास के साथ बोला। हाँ यार, लगा नहीं था हाँ करेगी, मगर शायद भगवान ने हमारी सुन ली। वो सोफे पर बैठते हुए बोला। हाँ सही है, लेकिन अब आगे क्या? अब तू क्या करेगा? जानता है ना, ये सब इतना भी आसान नहीं होगा। प्लान बना लिया, लेकिन इसे अच्छे से एग्जीक्यूट भी करना होगा। जानता हूँ कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें सब प्रॉपरली हैंडल करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें घर में उसकी एंट्री के बारे में सोचना है। कैसा होगा ये? पहले कहूँगा क्या? कितना सवाल करेंगे सब? क्या जवाब दूंगा? रियांस अपना माथा मलते हुए बोला। ब्रो डोंट वरी, जैसा सोचा है वही सब करेंगे। तेरे गुस्से के आगे किसकी हिम्मत तुझे सवाल करने की? हमेशा ज्वालामुखी की तरह फटता रहता है। नैतिक उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला। अच्छा, तो तू मुझे चिढ़ा रहा है? तभी उसका कॉल रिंग होता है। यार अब कौन? रियांस देखता है, कॉल ऋचा भाभी का था। देख अभी ने क्या कहूँ। रियांस सुन, ये अच्छा मौका है, बात कर। शुरुआत इन्हीं से करते हैं। बता कि तूने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। व्हाट? तो इसमें बुरा क्या है? वैसे भी तो उसे घर तो लेके जाएगा ही, तब तो बताना पड़ेगा ना। बेहतर है अभी बता। कॉल अभी भी रिंग हो रहा था, पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। रियांस बेचैनी से बोला। अजीब क्या? तू डर रहा है? हिम्मत से काम ले, कुछ नहीं होगा। तेरे परिवार वालों को बहू चाहिए और तू उन्हें दे रहा है। देखना, ये गुड न्यूज़ सुनकर सब झूम उठेंगे। नैतिक खुशी से बोला। रियांस ने कॉल पे किया और तुरंत एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। कहाँ हो रियांस? तुम्हें घर आना है कि नहीं? और ये क्या हरकत हुई? बात क्यों नहीं कर रहे? पता है कितना सब परेशान हो रहे हैं इधर। कम से कम फोन उठाकर बता सकते थे ना कैसे हो। इतने दिन से घर से बाहर हो, ऐसा कौन करता है? हम शांति से बात कर सकते हैं ना। प्लीज घर आ जाओ। ऋचा अपेक्षाकृत नरम स्वर में बोली। भाभी, भाभी शांत। ठीक हूँ मैं एकदम, पर हम ठीक नहीं है। जान निकल रही थी सोचकर कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। तुम घर आओ, फिर बताती हूँ तुम्हें। अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। मैं आऊँगा भाभी, लेकिन अगर आप ऐसे कहेंगी तो नहीं आऊँगा। अच्छा, एक तो गलती तुम्हारी, ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हो कि नहीं आऊँगा। वो बात नहीं है भाभी। आप हमेशा से मेरी टीम में रही हैं। पूरे घर में एक आप ही हैं जो मुझे अच्छे से समझती हैं, जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करता हूँ। तो आप भी समझिए मुझे। बस थोड़ा सा ब्रेक लेना था। परेशान हो गया था एक ही बात सुनकर। आपको हर्ट करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। रियाज प्यार से बोला। लेकिन अनजाने में ही सही, तूने बहुत हर्ट किया है। अब घर आजा बच्चे, ऐसा नहीं करते। ऋचा भी प्यार से बोली। जल्दी ही आऊँगा। कब और कितने दिन बाद? ऋचा फिर बिगड़ते हुए बोली। रियाज मुस्कुराकर। कल भाभी, कल पक्का आ जाऊँगा। क्यों? आज क्या परेशानी है? क्यों नहीं आ सकते आज? अभी आप सबने इतना इंतजार किया, तो एक दिन और कर लीजिए। और पता है कल आपको, आपको नहीं, सबको एक सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज दोगे? जस्ट वेट एंड वॉच भाभी। पर जब मैं घर आऊँगा तो आप मेरी साइड रहेंगी कल। ओके, मुझे प्रोटेक्ट करेंगी सबसे। मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड हूँ। थैंक्स भाभी। और हाँ, जल्दी आना। जी बिल्कुल। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाय। बाय। फोन करते ही रियांस ने चैन की सांस ली। चल, एक मुसीबत तो टला, नैतिक बोला। मुसीबत नहीं, भाभी। भाभी है वो मेरी। रियांस हल्की नाराजगी से बोला। हाँ भाई, जानता हूँ तो उनसे बहुत प्यार करता है। मैं तो उस मुसीबत की बात कर रहा था। मतलब सच में मुसीबत, जो मुसीबत होती है उसकी। समझा? और रियांस ने अपना सिर हिलाया। सुन, उसे कुछ खाने को दिया? किसे? अरे भाई, नाम क्या है उसका? समिति? तेरा मतलब स्मिति है ना? नैतिक ने सुधारा। हाँ, जा उसे कुछ दे के आ खाने को। पता नहीं रात से कुछ खाई भी है या नहीं। तुझे कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है उसकी। नैतिक शरारत से बोला। अब ये इंसान हूँ, जल्लाद नहीं। अब उसे भूखा तो नहीं रखेंगे ना? नहीं, भूखा कौन रखेगा। जाता हूँ। नैतिक वहां से चला जाता है। रियांस अपना फोन लेकर कुछ सोचता है
फिर कहीं मिलाता है। हेलो ऋतुजा। यस सर, कहिए। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्या तुम वो दे सकती हो? श्योर सर, आप बोलिए। ओके, लिसन केयरफुली। रियांश उसे बताता है जो चाहिए। बट सर, आप करेंगे क्या इसका? मतलब आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? मिस ऋतुजा, आपसे जितना कहा है करिए। मुझे जो करना है वो मैं कर लूँगा, अंडरस्टैंड? जी सर। मैं अभी एक एड्रेस सेंड करता हूँ, उसी पते पर लाना। और हाँ, किसी को इस बारे में खबर ना हो, ओके? ओके। उधर से स्मृति अभी भी परेशान होती है। अब तो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी। नैतिक उसको खाने को देकर गया था, मगर स्मृति ने बड़ी मुश्किल से जूस के 2 घूंट पिए। वो आंखें बंद करके लेटी थी। तभी कमरे में रियांश आता है। वो उसे देखते ही उठ बैठती है। रियांश के हाथ में एक शॉपिंग बैग था। वो स्मृति को देखता है, जो उसके आने से असहज हो गई थी। वो बैग बेड पर रखकर बोला, कल तुम्हें घर चलना है मेरे साथ, इसलिए कुछ चीजें लाया हूँ। तुम बाथरूम यूज कर सकती हो। इतना बोलकर रियांश तुरंत कमरे से निकल गया। स्मृति उस बैग को देखती है। उसने देखा उसमें 3-4 जोड़ी फ्रॉक सूट, साड़ियाँ और अन्य कुछ लड़कियों के सामान थे। तभी उसे कुछ और भी नजर आता है। वो सिंदूर का एक डिबिया होता है। पता नहीं क्यों उसे छूते ही उसके पूरे बदन में एक सरसराहट सी दौड़ उठती है, और साथ ही आते हैं आंख में आंसू। थोड़ी देर बाद स्मृति खुद को शांत करती है और अंदर से डोर बंद करके एक ड्रेस लेकर शावर लेने बाथरूम में जाती है। शावर के बाद उसे कुछ हल्का महसूस हो रहा था। उसने एक आसमानी रंग की सिल्क सूट पहनी थी। उसके गीले कमर तक आ रहे बालों से पानी टपक रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अपने बालों को अच्छे से सुखाने के बाद वो वहीं सोफे पर दम से बैठ जाती है और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगती है। और तभी उसकी आंखों के कोरों से एक बूंद गिरती है। वो बहुत ही हताश होती है। इतना आसान कहाँ था सब उसके लिए। आखिर मेरे साथ ही क्यों? क्यों भगवान? ना जाने भगवान अभी और कौन से दिन दिखाएंगे। कभी कभी तो लगता है मैं खुद ही एक परेशानी हूँ। बचपन में माँ चली गई और फिर पापा भी दूर हो गए। बचा था एक भाई, वो भी मुझसे नाखुश है। माँ और मिसका को तो वैसे भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। पर मेरी खुशी का क्या? मैं क्या करूँ? जैसे तैसे खुद को संभाल भी रही थी, तब तक ये नई मुसीबत मेरे पल्ले बन गई। अब आगे और क्या होगा? डर लगता है सोचकर कुछ गलत ना हो जाए। मेरी हाँ कहना सिर्फ मजबूरी थी, और ना जाने यह मजबूरी जीवन के और किन रंगों में रंगेगी। हूँ। अच्छा, तो कुछ हुआ नहीं आज तक, तो आगे भी कुछ बुरा ही होगा। परिवार और प्यार सिर्फ सपना बनकर रह गया है मेरे लिए। उसका गला रुंधने लगता है। वो दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, हे भगवान, मेरे जीवन में कभी मेरी मर्जी से कोई चीज़ नहीं हुई, तो इस बार मैं अपनी बागडोर आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब आगे जो भी शुभ अशुभ होगा, वो आपकी मर्जी होगी, और मैं उसे स्वीकार करूँगी। जिस रास्ते मुझे लेकर चलेंगे, वहीं जाऊँगी। बस आगे आप सब संभालिए। और इतना कहते ही उसकी आंखें बरसने लगती हैं। उसी समय दरवाजे पर कोई नॉक करता है। डोर बंद होने की वजह से स्मृति उसे खोलने को उठती है, और दरवाज़ा खोलते ही सामने वो रियांश को देखती है, और उसे देखते ही अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। स्मृति उस वक्त सच में बहुत प्यारी लग रही थी। एक पल रियांश उसे देखता है, फिर तुरंत ही नज़र फेर कर बोला, एक्चुअली ये छूट गया था। रियांश ने उसे एक छोटा सा बॉक्स देते हुए कहा। स्मृति उसे कांपते हाथों से ले लेती है, और इसी बीच उसकी उंगलियां रियांश का स्पर्श महसूस करती हैं। रियांश थोड़ा सा विचलित होता है। स्मृति उस बॉक्स को खोल कर देखती है, तो उसमें एक मंगलसूत्र होता है। मंगलसूत्र देखते ही उसे लगता है जैसे उस पर किसी ने खौलता पानी डाल दिया हो। तभी उधर नैतिक आता है। दोनों को इतना करीब देखकर पता नहीं क्यों उसे बड़ा अच्छा लगता है। स्मृति उसे लेकर अंदर जाती ही है कि नैतिक बोला, सुनो। स्मृति पलटती है। रियांश अभी दरवाजे के पास ही था। नैतिक उसके पास आता हुआ बोला, सुनो स्मृति, वो मैं कह रहा था कि शाम हो गई है, तो क्या तुम शाम की चाय हमारे साथ लेना चाहोगी? मतलब मैं भी क्या बोल रहा हूँ, चाय किसे नहीं भाता। एक काम करो, 10 मिनट बाद तुम टेरेस पर आ जाओ। हम वहाँ सनसेट का मजा लेते हुए चाय की चुस्कियाँ लेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, आओगी ना? हमें अपना दोस्त ही समझना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
रियांश थोड़ी दूरी पर हाथ बांधे कभी उसे तो कभी नैतिक को देख रहा था। स्मृति चुपचाप खड़ी थी। टेरेस से तुम सुंदर पहाड़ों के साथ हवाओं को भी महसूस कर सकती हो और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इसलिए प्लीज आना, और चाय मैं अपने हाथों की बनाऊंगा। बोलो कुछ। स्मृति उसे धीरे से पलके झपकाकर आने को कहती है और कमरे में चली जाती है। उसे नैतिक थोड़ा दोस्ताना लग रहा था। उसके जाने के बाद रियांश कहता है, क्या था ये? हाँ, चाय उसे कमरे में भी दे सकते थे अगर इतना ही मन था पिलाने का तो। यार तू कुछ समझता ही नहीं, अब कैसे समझाऊं तुझे? नैतिक सिर हिलाते हुए बोला। तो समझा ना। बात ऐसी है, कल वो घर जाएगी, इसलिए उसका कंफर्टेबल होना जरूरी है हमारे साथ। तू बोलेगा तूने शादी कर ली अपनी मर्जी से, मगर उसका चेहरा देखा? कोई भी बोल देगा नौटंकी है। अगर ऐसे ही वो मायूस रहेगी तो कैसे सब काम होगा? इसलिए सबसे पहले उसे हमारे साथ घुलना मिलना होगा। मैंने सोचा चाय पर बुलाकर थोड़ी बात करेंगे और जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है वो उसे दे देंगे। जानता है ना कल क्या होगा? घर जाएगा तो उसके लिए स्मृति को भी तैयार करना जरूरी है, और अपनी माँ को तो तू जानता ही है। तो हमें पहले ही स्मृति को रेडी करना है कल के तमाशे के लिए। रियाज को उसकी बात कुछ कुछ ठीक लगी। हाँ ठीक है। दूसरी तरफ स्मृति के गायब होने से अर्जुन और मिस्टर सिसोदिया खास तौर पर परेशान थे। स्मृति के ऑफिस ना जाने की वजह से कई मीटिंग्स नहीं हो पाई थी। शिवम के घर से निकलने से पहले साफ तौर पर उसने उन लोगों से कह दिया था कि अगर शाम तक स्मृति वापस नहीं लौटी तो वो उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराएगा। वहां से जाने के बाद उसने दोबारा उसे कई जगहों पर ढूंढा, मगर कहीं उसका कोई पता नहीं चला। थक हार कर वो घर लौट आया। इधर अपना नैतिक चाय बनाकर स्मृति को बुलाकर टेरेस पर लाता है। वहां रियांश पहले से ही मौजूद होता है। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। अपनी सरसरी सी नज़र एक बार स्मृति पर डालकर वापस अपने काम में लग जाता है। अरे उठो, खड़ी क्यों हो? नैतिक उसे एक तरफ बैठाते हुए बोला और एक गरम चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाता है। स्मृति हिचकिचाते हुए लेती है। तीनों भाग खामोशी से बैठे चाय पी रहे थे, पर उस खामोशी में भी एक अलग ही बात थी। कप खाली करके स्मृति टेरेस की रेलिंग के पास जाती है और आंखें बंद करके बहती हवा को अंदर तक फील करती है। डूबते सूरज की रोशनी में एक अलग ही चमक आ रही थी, और हवाओं से उसके उड़ते लंबे बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। रियाज बड़े गौर से देख रहा था, फिर नैतिक की नज़र खुद पर पाकर सिर दूसरी तरफ घुमा लेता है। नैतिक उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद स्मृति पीछे मुड़ती है और दोनों से बोलती है, मुझे कुछ कहना था। क्या? दोनों साथ बोले। वो उनके पास आती है। वो बात ऐसी है कि दरअसल अचानक बोलते हुए रुक जाती है। जो कहना है बेझिझक कहो। रियांश उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। आई कांटेक्ट होते ही दोनों नजरें फेर लेते हैं। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर एक लेटर लिख दूं, मतलब मैं उन्हें बता दूं वो मुझे ना ढूंढें, और अगर उन्होंने मेरी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन की तो ज़्यादा दिनों तक बाहर रहूंगी तो किसी को भी शक हो सकता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हाँ, इस बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था, और आगे चलकर इससे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि उन्हें पता चल जाए कि मैं जहाँ हूँ सेफ हूँ। रियाज कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम लेटर लिखकर एड्रेस दे दो, मैं वहाँ सेंड कर दूंगा। शाम की चाय के बाद स्मृति एक लेटर लिखती है और उस लेटर पर एड्रेस अर्जुन का होता है। वो जानती थी कि अर्जुन इकलौता इंसान होगा जो उसकी परवाह कर रहा होगा। अपने परिवार वालों के प्रति वो आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि अर्जुन से उसकी आखिरी बार बात हुई थी। इसलिए वो डर रही थी कि कहीं उस पर बेवजह शक न कर ले उसके गायब होने का। स्मृति ने कुछ बातें साफ की थी उस खत में, जो उसके घर वालों के लिए भी थी। लेटर लिखकर वो रियाज को देती है। मैं चाहती हूँ तुम इसे आज ही जितनी जल्दी हो सके पहुँचा दो। पहले एक बार मैं पढ़ तो लूँ, देखूँ क्या लिखा है। रियाज उसे वो लेटर लेकर खुद पढ़ता है। जैसे उसमें स्मृति ने किसी से मदद तो नहीं मांगी या किसी को इस जगह के बारे में बताया हो। इस बात से स्मृति चिढ़ जाती है कि वो उस पर शक कर रहा है। हाँ ठीक है, ये आज ही पहुंच जाएगा अपनी जगह। बस तुम कल के लिए रेडी रहना।
कल बहुत बड़ा दिन है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अगर तुम अपना रोल बखूबी निभा पाई तो जल्दी इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। स्मृति कुछ नहीं बोलती है, बस नजरें झुका लेती है। वैसे ये अर्जुन कौन है, तुम्हारा भाई? वो उससे पूछता है। नहीं, मेरा दोस्त है, स्मृति थोड़ी उदासी से बोलती है। क्या, तुम्हें अपने परिवार वालों को लिखने की बजाय अपने दोस्त को लिख रही हो? सीरियसली? एक दोस्त को बताना ज्यादा जरूरी समझती हो? वो हैरानी से बोला। परिवार? वो बात तुम नहीं समझोगे, वो अटकते हुए बोली। बस इसे दे दो, जहां पर इसका पता है। उसका गला भर आता है। रियाज को समझ ही नहीं पाता। मुझे डर लग रहा है भाभी। पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। उसे कुछ तो जरूर हुआ है। ऐसे बीच रास्ते से कौन गायब होता है? अर्जुन निशा के कंधे पर रोता हुआ बोला। मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो पक्का किसी मुसीबत में है। शांत हो जाओ। तुम जा रहे हो ना पुलिस स्टेशन? पुलिस जरूर उसे ढूंढ निकालेगी। निशा उसे चुप कराते हुए बोली। वो दोनों टेरेस पर बैठे थे। रात के लगभग 8 बज रहे थे। भगवान पे भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा। नहीं भाभी, वो ऐसा कभी नहीं करती। 24 घंटे हो चुके हैं उसे गायब हुए। लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है। मेरी गलती है। मुझे उसे इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। ना मैं बुलाता और ना वो आती। और ना ये। बोलते हुए दुख से आंखें बंद कर लेता है। पता है अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होनी होती है, मतलब जो होने को रहता है ना, वो वैसे भी हो जाता है। इसलिए खुद को दोस्त मत दो। संभालो खुद को। स्ट्रांग बनो। तभी तो आगे उसकी मदद कर पाओगे। अगर खुद ही ऐसे टूट जाओगे तो उसका क्या होगा? मैं उसे नहीं खो सकता। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। उसे हर खुशी देना चाहता हूँ जो उसकी फैमिली ने कभी नहीं दिया। उसे अपने घर लाकर परिवार का प्यार और माँ बाप का प्यार देना चाहता हूँ। अगर अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इसके आगे आगे वो बोल ही नहीं पाता। चुप हो जाओ अर्जुन, ऐसे नहीं बोलते। हिम्मत से काम लो। वो उसे सख्ती से बोली। देखो, 24 घंटे हो गए हैं। अब जाओ पुलिस स्टेशन। निशा उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली। जी, बस जा ही रहा था। अर्जुन ने जल्दी से पलकें झपकाई। वो उठकर कमरे से अपनी कार की कीज लेता है और बाहर को चलता है। उसके जाने के बाद, हे भगवान, प्लीज स्मृति की रक्षा करना। वो जहाँ भी हो। अगर उसे कुछ हुआ तो अर्जुन टूट जाएगा और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। निशा ने अपने हाथ जोड़े। थोड़ी देर बाद निशा टेरेस से नीचे आती है। मम्मा, बहुत भूख लगी है, डिनर लगा दो ना। उसकी बेटी शिवानी बोली। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ। बस 2 मिनट रुको। पापा को फ्रेश होकर आ जाने दो। गौरव डाइनिंग टेबल पर आते ही अर्जुन के बारे में पूछता है। निशा उसे सारी बातें बता देती है। आज जो कुछ भी हुआ था। ठीक है, अर्जुन आ जाए तब मैं डिनर कर लूंगा। तुम मम्मी पापा को डिनर कमरे में दे आओ। जी बोलकर डिनर देने चली जाती है। तभी डोरबेल की आवाज आती है। गौरव जाकर दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि सामने एक 35-40 का दिखता एक शख्स खड़ा है। उसके सर पर टोपी, आंखों में गॉगल्स, बढ़ी हुई दाढ़ी, फिर उसके ऊपर से हुडी। कुल मिलाकर उसका हुलिया अजीब था और इस वजह से उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। जी आप कौन? क्या यह घर अर्जुन तनेजा का है? वो आदमी पूछता है। जी, उन्हीं का है। और मैं उनका बड़ा भाई गौरव तनेजा हूँ। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? वो बिना किसी भाव के बोला। पर वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। पर आपको काम क्या है, मुझे बताइए। वो शख्स कुछ नहीं बोलता और थोड़ी दूर पर जाकर किसी को फोन करता है। गौरव उसे ध्यान से देख रहा था। बात करने के बाद वो वापस उसके पास आता है। ये अर्जुन के लिए है। वो उसकी तरफ एक छोटा सा लिफाफा बढ़ाकर बोला। पर यह है क्या? गौरव ने उसे थामा। वो आदमी बिना कुछ कहे अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से पल भर में चला जाता है। अरे रुको तो, कौन हो तुम? गौरव असमंजस से चिल्लाया। वो उस लिफाफे को अंदर लेकर आया और उसे खोलकर देखता है। उसमें से एक खत बाहर आता है। कोई आया था क्या? अंदर वाले कमरे से आते हुए निशा बोली। हाँ, बड़ा अजीब आदमी था। कुछ बताया ही नहीं। जब उस लेटर को दोनों खोलकर देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं। अर्जुन रास्ते में होता है। तभी उसे कॉल आती है।
जो कि निशा का था। हाँ भाभी बोलिए, कहाँ हो? रास्ते में हो कि पहुंच गए? नहीं, अभी रास्ते में ही हूँ। ओह, तो वापस आ जाओ। क्या? क्यों? निशा उसे सारी बात बताती है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। व्हाट? कौन था वो? पता नहीं, कुछ बता के भी नहीं गया। ठीक है, मैं आता हूँ। अर्जुन यू टर्न लेता है। स्मृति आराम से सोई थी, तभी उसकी नींद खुलती है। वो हड़बड़ाकर उठ जाती है। आज उसे रियाज के घर जाना था। वो देखती है, घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। आज की सुबह कईयों की जिंदगी बदलने वाली थी। स्मृति अनजान थी उस आने वाले मोड़ से, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। रात को नैतिक और रियांश ने सब अच्छी तरह से उसे समझा दिया था कि कल उसे क्या करना है। स्मृति फिर एक बार परेशानी से घड़ी देखती है। चल स्मृति, तैयार हो जा, वरना वो रावण की औलाद कच्चा चबा जाएगा। वो खुद ही बड़बड़ाते हुए बाथरूम में घुस जाती है। इधर लिविंग रूम में दोनों रेडी होकर पहले से ही बैठे थे। रियाज उस 2 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। यार, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। पता नहीं उस लड़की को देखकर सबका क्या रिएक्शन होगा। रियाज बोला, टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। और तू कब से घबराने लगा? बीपी तो तू सब कहा ही करता है। एक बार आंखें तरेर देगा तो मजाल है किसी की बोलने की। मजाक नहीं, मैं सच में परेशान हूँ। इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं सब चुप रहेंगे। हाँ जानता हूँ, लेकिन अपने पास प्लान है। और तू कहेगा तो सब मानेंगे। क्या मानेंगे? तू समझ नहीं रहा। बोलेंगे जो लड़का शादी के नाम से भाग रहा था, वो अचानक बीवी कहाँ से ले आया। और इसी सवाल में तेरा जवाब भी छुपा है। क्या? सिंपल है। तू बोलना शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि तुझे ये लड़की मतलब स्मृति पसंद थी, और तुझे किसी और से करनी नहीं थी, बस। अच्छा, मालूम है घर पर सबने मुझसे पूछा था कि मुझे कोई लड़की तो नहीं पसंद, तब मैंने साफ मना कर दिया था। और अभी ये सब करना मुश्किल लग रहा है। तो तू बता, तू क्या चाहता है? मैं बस यही चाहता हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। और रियाज अचानक बोलते हुए रुक जाता है जब सीढ़ियों से आती स्मृति को देखता है। नैतिक भी उसकी नजरों का अनुसरण करता है, तो वो भी स्मृति को देखता है। स्मृति सिल्क की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र उसके रूप लावण्य को पूरा कर रहे थे। रियाज की तो नजरें ही वहीं ठहर गई थीं। और नैतिक से ये छिपा नहीं रहता है। मैं अभी आता हूँ, बोलकर वो बाहर चला जाता है। जैसे ही स्मृति रियाज को देखती है, उसका दिल धक से हो जाता है और अपनी नज़र नीचे कर लेती है। रियाज भी नज़र उससे परे करता है। स्मृति को अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। वो आकर चुपचाप उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुम रेडी हो? रियाज ने पूछा। वो धीरे से अपना सिर सहमति में हिलाती है। गुड, फिर हम चलें? हाँ। रियाज आगे निकलता है और स्मृति उसके पीछे अपनी साड़ी संभालते हुए चलती है। नैतिक पहले ही बाहर कार के पास मौजूद था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। रियाज को आता देखकर उसके पास जाता है। सुन, मुझे घर जाना होगा, इसलिए तेरे साथ नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? यार, चिक्की की तबीयत खराब हो गई है रात को। बिन्नी ने घर बुलाया है, इसलिए जाना होगा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। क्या? मुझे जरूरत थी तुम्हारी? अगर साथ चलते तो। चलता यार, मगर कई दिनों से इधर तेरे साथ ही था। और फिर वो अभी छोटी बच्ची है, उसे मेरी ज़रूरत है। तो तू चला जा। आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तेरे घर आऊंगा, उसने आश्वासन दिया। रियाज गहरी सांस लेकर, इट्स ओके, जा तू। स्मृति बस उनकी बातें सुन रही थी कि तभी रियाज, अंदर बैठो, बोलकर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है। रिलैक्स, सब ठीक होगा, ज़्यादा नर्वस मत हो। नैतिक स्मृति का ढाढ़स बढ़ाता है। वो पलकें झपकाकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई और उसके बैठते ही रियाज कार स्टार्ट कर निकल जाता है। पीछे खड़ा नैतिक मुस्कुराता है। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करते कि इस लड़के को सच्ची में प्यार हो जाए। कैसा रहता अगर ये दोनों सच में पति पत्नी बन जाते। अभी शादी के नाम से भागता है ना, देखना एक दिन खुद इस रिश्ते में रहना चाहेगा। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ अच्छा जरूर होगा। क्या पता ये स्मृति लाइफ चेंजिंग पर्सन हो उसकी लाइफ में।
वो जरूर रियाज को प्यार से रूबरू कराएगी। नैतिक खुद ही बड़बड़ा रहा था। प्लीज गॉड, आगे सब आप संभालना और सब ठीक कर देना। उसके बाद वो भी एक दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रियाज की कार एक नए सफर पर निकल चुकी थी। वो ड्राइव कर रहा था और सोच रहा था कि आगे क्या होगा, इसकी मंजिल क्या होगी, किसी को पता नहीं थी। दोनों अपने ही ख्यालों में गुम थे। स्मृति आंखें बंद करके बस आगे के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अचानक लेटर के बारे में याद आ जाता है। वो रियाज को देखती है, जो सीधा देख रहा था। सुनो, वो और वो रुक जाती है। रियाज उसे रियर व्यू मिरर से देखता है। बोलो, स्मृति फिर कोशिश करती है। वो लेटर, चिंता मत करो, उसे जहाँ होना चाहिए वहां जा चुका है। वैसे मेरा आदमी बता रहा था वहां अर्जुन नहीं था, इसलिए उसने उसके बड़े भाई गौरव को दे दिया। बोलकर वो वापस आगे देखने लगा। स्मृति भी कुछ नहीं बोलती, बस खिड़की से सिर टिका देती है। कार पूरी रफ्तार से चल रही थी और अपनी मंजिल तक लगभग पहुंच ही गई थी। 10 मिनट की और ड्राइव करने के बाद एक खूबसूरत सा बंगलो दिखाई देता है। वो बहुत भव्य था। कार गेट की तरफ बढ़ रही थी और इधर अंदर बैठी स्मृति की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। गेट के पास वॉचमैन खड़ा था जो गेट खोलता है। स्मृति को अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। उस एसी वाले कार में भी उसके पसीने छूट रहे थे। वह मनी मन भगवान को याद करने लगती है। अंदर पहुंचकर रियाज पहले बाहर निकलता है। फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा माली दौड़कर अंदर जाता है, बताने की साहब आ गए। वो अभी भी अंदर ही बैठी थी, जैसे भूल चुकी थी कि उसे यहाँ से जाना भी है। रियांश उसे बैठा देख उसकी तरफ का गेट खोलता है। कम ऑन, बाहर आओ, या यहीं घर बसाने का इरादा है। स्मृति धीरे से पलकें उठाकर उसे देखती है, जो उसे घूरे जा रहा था। मैं कैसे करूंगी, वो रुआंसी होती हुई बोली। पहले तुम खुद को शांत करो, ऐसे तो तुम सारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दोगी। मैंने कल कहा था ना, तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। जो कहूँगा मैं कहूँगा, बस तुम मेरी बातों में हाँ मिलाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक गहरी सांस लो और बाहर आओ। इधर अंदर उस माली ने बता दिया था कि रियाज बाबा आ चुके हैं, मगर वो नहीं जानता था कि उसके साथ कोई और भी है। रियाज के आने से कुछ लोग खुश थे तो कुछ खफा थे, क्योंकि वो उन्हें नाराज करके गया था। आने दो इसे, ऐसा कान खींचूंगी कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, उसकी माँ उद्विता ने कहा। माँ प्लीज, पहले बच्चे को आने तो दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से ही चला जाए, रिचा बोली। इधर दोनों अंदर आ रहे होते हैं। स्मृति लड़खड़ाते हुए चल रही थी। बाहर खड़े कई सर्वेंट का ध्यान रियाज के साथ उस लड़की पर गया जो उसके साथ थी। रियाज बाबा लड़की के साथ, पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें, एक सर्वेंट बोला। हाँ, पर यह है कौन, दूसरा सर्वेंट बोला। मुख्य दरवाजा खुला होता है। रियाज अंदर स्मृति के साथ कदम रखता है। सुबह का वक्त था। सब अपने अपने काम पर जाने को तैयार थे। कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर थे तो कुछ उस बड़े से हॉल में सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सबसे पहले उद्विता की नज़र दोनों पर जाती है। आ गया, और ये कौन है? उन्होंने स्मृति को देखकर आंखें सिकोड़ी, और ऐसा कहते ही सबकी नजरें उन पर थीं। ऋचा देखती है एक शादीशुदा लड़की डरी सी, वो भी रियांश के साथ। उसे कुछ समझ में नहीं आता, और रियांश अब सबकी निगाहें देखकर ताड़ जाता है। वो सब स्मृति को किसी अपरिचित की तरह देख रहे थे, और अब समय था सब बताने का। रियांश, ये लड़की कौन है? ऋचा उसके पास जाते हुए बोली। बाकी लोग भी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। वो कुछ नहीं बोलता। स्मृति तो खुद में ही सिकुड़ गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें उठाकर सबको देखे। रियांश, बोल कुछ, तेरी दोस्त है, कौन है? उद्विता ने फिर पूछा। मेरी पत्नी। इतना सुनते ही जैसे सबको स्याप सूंघ गया। सब फटी आंखों से उस लड़की को देखने लगे, जैसे वो किसी और ग्रह से आई हो। क्या? उद्विता चीखी। सुबह सुबह मजाक कर रहा है? नहीं माँ, मैंने शादी कर ली, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। आप सभी तो यही चाहते थे ना, अब की किसी के मुंह से बोलना फूटे। रियाज को अब भी सब हैरानी से देख रहे थे, जैसे उसने कोई अनिष्ट बात कह दी हो, पर वो तो किसी अटल चट्टान की तरह दृढ़ खड़ा था। वो तैयार था हर मुसीबत का सामना करने के लिए। क्या? क्या सच में शादी तुमने कर ली? वो भी बिना हमें बताए? पर क्यों? ऋचा ऐसे बोली जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। बोलो,
चुप क्यों हो? ये क्या बोलेगा? अब ये लड़की बताएगी सच क्या है। उद्विता गुस्से से स्मिता का हाथ पकड़कर बीचों बीच लाती हुई बोली, ए बताओ, क्या तुम्हारी शादी सच में मेरे बेटे से हुई है या नहीं? उद्विता बोली, माँ ये क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं। रियाज ने उनकी हरकत पर टोका। स्मृति का पल भर में ही दम घुटने सा लगा था। डर की छाया उसकी आंखों में तैर रही थी। नहीं, नहीं है भरोसा। मैं क्या अपने बेटे को नहीं जानती? तू झूठ बोल रहा है ना? बता, बोल ना। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में शादी की है। आपको लगता है मैं किसी पराई लड़की के साथ घूमूंगा? रियाज ने सफाई पेश की। उद्विता पहले तो उसे घूरती है फिर स्मृति को। वो नजरें नीचे किए जड़ होकर खड़ी थी। रियाज क्या है ये? होश में तो हो। क्या कह रहे हो? इस बार उसके सबसे बड़े भाई आशीष ने कहा। माँ शांत, प्लीज आशीष, आप भी शांत रहिए। मैं कर रही हूं ना बात। स्मृति का चेहरा अपने हाथों में थाम कर, देखो घबराओ नहीं। तुम बताओ क्या बात है? तुम दोनों ने क्या सच में शादी कर ली है? हाँ, ऋचा प्यार से बोली। और पहली बार स्मृति ने पलकें उठाकर उसे देखा। वो उससे उम्र में कुछ बड़ी थी। जाहिर था उसकी एक 7 साल की बेटी भी थी, लेकिन फिर भी वो आकर्षक लग रही थी। साथ ही उसके चेहरे पर थी प्यार की ममता। जी हाँ, यह सुनकर उद्विता सोफे पर धम से बैठ जाती हैं और अपना सर पकड़ लेती हैं। उसका दिमाग चकरा रहा था। माँ, अभिजीत और उसकी पत्नी छवि उसे संभालते हैं। माँ, माँ आप ठीक है ना? छवि उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाती है। माँ पानी पीजिए, टेंशन में आपका बीपी हाई हो जाता है। ब्रेथ लीजिए। पर वो उसे देखे बिना गिलास अपने हाथ से मारकर नीचे गिरा देती हैं। सब चौंक जाते हैं और छवि का किसी और ही कारण जबड़ा लटक जाता है। क्या है ये सब? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? पागल तो नहीं हो गया? मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। ऐसे कौन करता है शादी? इतने दिनों से तू इसलिए घर से गया था कि ये कांड कर सके? मैं नहीं मानती इस शादी को। और ना ये मेरी बहू है। उसकी सांसें फूलने लगी थी। माँ, आप प्लीज शांत रहिए। आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम आराम से बात करते हैं। अब रियांश आ गया ना? कहीं नहीं जाएगा। बस आप संभालिए खुद को। ऋचा उन्हें फिर से बैठाती है। स्मृति उनका गुस्सा और ऐसी हालत देखकर डर जाती है। रियांश, तू अभी अपने कमरे में जा। अभिजीत बोला। कहीं नहीं जाएगा वो। जो बात होगी यहीं होगी, और अभी होगी। उद्विता ने कहा। माँ, बात हम बाद में भी कर लेंगे। अभी इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कमरे में चलो और रेस्ट करो। आशीष बोला। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और माँ बस करिए आप। आप चाहती क्या हैं? क्यों ऐसा कर रही हैं? हाँ, आप ही तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। तो अब हो गई तो उसमें भी परेशानी। कहीं भी मुंह उठाकर मेरे रिश्ते की बात करने चली जाती थी। यहाँ तक कि आपने उस श्वेता को भी नहीं छोड़ा। अरे वो तो बचपन की दोस्त है मेरी। और आपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलनी चाहिए। मैं मना करता था ना आपको। कहता था कि शादी नहीं करनी। पर आपके ऊपर तो न जाने कौन सा जुनून सवार हो गया था शादी का। सब जानता हूँ, श्वेता की माँ ने आपको फोर्स किया था शादी के लिए। आप अपने आगे किसी की चलने कहाँ देती हैं? और इसलिए इसलिए मैं घर से गया था, आपके इन सो कॉल्ड तमाशों से दूर, थोड़े सुकून की तलाश में। आप हमेशा एक पक्ष में ही देखकर फैसला लेती हैं, दूसरे पक्ष को देखती ही नहीं। क्योंकि आप सोचती हैं जो मैं चाहूँ वही हो। आप सबको अपने नीचे रखना चाहती हैं। और मुझे यही नहीं पसंद, क्योंकि मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है और जो चाहता हूँ। इस पूरे परिवार में कोई एक ऐसा जिसमें आपके हिसाब से कोई कमी ना हो। लेकिन आपके अलावा सही है कौन? और क्या कहती हैं आप? कि सबसे ज़्यादा आप मुझसे प्यार करती हैं? अगर ऐसा है तो अब आपका प्यार कहाँ गया? अगर मेरी खुशी इस शादी में है तो इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? आप माँ हैं, लेकिन आप थोड़ी सेल्फिश हैं। क्योंकि आपने पहले भी मेरे बारे में नहीं सोचा, जब मैं किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता था। और ना ही अब, जब आपके मन मुताबिक मैं शादी कर चुका हूँ। तो अब क्यों ये सब करना? और एक आखिरी बात, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अगर आप सब में से किसी को भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। मैं अभी चला जाऊंगा, और वो भी हमेशा के लिए। थक चुका हूँ यार, सच में थक चुका हूँ। जब भी ऑफिस से आता था तब माँ दौड़ी दौड़ी आती थी।
कैसा दिन गया यह पूछने के लिए नहीं, बल्कि फोटो दिखाकर लड़की फाइनल करने के लिए। उस वक्त प्रोजेक्ट का, ऑफिस वर्क का कितना प्रेशर रहता था मेरे ऊपर। आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं की। उस वक्त आपका प्यार आपकी इच्छाओं के पीछे गायब हो गया था, और यहीं पर आप स्वार्थी हो गई। और अगर आपके मन में रत्ती भर भी मेरे लिए प्यार हो, तो इस नए रिश्ते को मानिए और पुरानी बातों को भूलिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं भी तय कर चुका हूँ आगे क्या करना है। रियाज आवेश में बहुत कुछ बोल गया। ऐसा लग रहा था कि वहां खड़े सभी लोग मूर्ति में तब्दील हो चुके हैं। सब बिना पलके झपकाए उसकी बातें सुन रहे थे, और उद्विता सबसे ज्यादा हैरान थी। बेशक वो सबसे ज्यादा उसी को प्यार करती थी, लेकिन रियाज की कई बातों से उसे थोड़ा आहत भी पहुंचा था। स्मृति अभी से झुकाए खड़ी थी। उसे लग रहा था कि जैसे सब उसे ही दोषी समझेंगे। वो सेकंड सन्नाटा छाया रहता है। उद्विता बस रियाज को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें भर आती हैं, दुख से नहीं बल्कि इसलिए कि रियाज ने अपने मन की बात कही थी। वो समझ पा रही थी कि उसकी ममता भरी छांव को फिर पाना चाहता था। असल में वो अपनी माँ से शिकायत कर रहा था कि उसे प्यार चाहिए। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर और क्या होता है। हाँ, वो कुछ पल को भूल बैठी थी कि वो माँ है और उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत है। लेकिन सवाल अब भी खड़ा होता है, क्या ये शादी सही है? सुनिए माँ, अब जो होना था वो तो हो चुका ना। और वो गलत क्या कह रहा है? हम सब सेल्फिश हो गए थे, किसी ने उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। और ये तो खुशी की बात है कि हमारे रियाज की शादी हो गई। हम तो यही चाहते थे। और एक नज़र घुमाकर देखो तो उसे कितनी प्यारी पत्नी और बहू लाया है। देखो कितनी खूबसूरत है। अगर रियाज उसे हमसफर बना चुका है, तो हमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? और ये भी तो सोचिए, कितनी खास है ये लड़की, जो हमारा रियाज इसके लिए सबसे लड़ रहा है। वरना कहाँ शादी के नाम से भागता था, और आज खुद ही उसी शादी को बचाने के लिए घर छोड़ने की बात कर रहा है। आप चाहती हैं वो चला जाए? ऋचा समझाते हुए बोली। उद्विता ने कुछ नहीं कहा। हाँ माँ, मान जाइए। आप तो जानती हैं वो कितना जिद्दी है, जो कहता है कर भी देता है। माना यह तरीका गलत है शादी का, लेकिन अब तो हो गई ना। और वैसे भी आप उससे एक बार पूछ रही थी कि उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं? अगर है तो आप उसकी शादी उसी से करा देंगी। तो अब तो लड़की भी उसी की पसंद की है, आशीष बोला। चलो माना लड़की उसकी पसंद की है, लेकिन हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? एक बार कहता कि उसे किसी लड़की से प्यार है, फिर देखता कैसे मैं उसकी शादी नहीं कराती। उर्विता बोली। वो उठकर रियाज के पास जाती हैं। ठीक कह रहा है तू, थोड़ी स्वार्थी तो हो गई थी मैं। लेकिन सच सच बता रियाज, तू बिन बताए जो ये किया, क्या वो गलत नहीं है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि तेरी शादी में मैं शामिल हो सकूं, अपने लाडले को दूल्हा बनते देखूं? एक माँ के भी तो कुछ अरमान होते हैं ना बेटा। और तूने ऐसा किया क्यों? एक बार घर पर किसी से बात क्यों नहीं की? बता दे इतना ही। उद्विता भरे गले से बोली। स्मृति की आंखें भर आती हैं। वो उनकी बातों में छुपी प्यार की गर्मी को महसूस कर रही थी। उसने तो अपनी माँ को देखा तक नहीं था, लेकिन अगर होती तो शायद ऐसे ही डांटती, मगर प्यार भी करती। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रियाज अपनी माँ को गले लगा लेता है। सॉरी माँ, आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आप सच में अपने बेटे को भूल गई थी। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की हर वक्त ज़रूरत है, पर मैं अब भी नाराज हूँ। तूने ठीक नहीं किया। और शादी तूने की कब? वो उससे अलग होते हुए बोली। पहले रियाज स्मृति को देखता है, जो घबराई सी थी। कल की? क्या? हाँ, कोर्ट मैरिज। मुझे लगा आप नहीं मानेंगी। रियाज ने झूठ बोला। पागल है तू। मैं गुस्सा इसलिए नहीं हुई कि तू अपनी पसंद की लड़की से शादी किया, बल्कि इसलिए कि हमें बताया नहीं। अगर बताता तब देखता कितनी धूमधाम से तेरी शादी होती। पर अफसोस, हुआ कुछ और। तो क्या आप इस शादी को मानती हैं? मेरे पास और रास्ता ही क्या छोड़ा है तूने? यह सुनकर मौजूद सभी को अच्छा लगता है, लेकिन एक शर्त पर। उद्विता बोली। क्या? रियाज परेशान हुआ। कहीं बनता काम बिगड़ ना जाए। पहले खा मेरी कसम, मना नहीं करेगा। तेरा क्या भरोसा। हाँ माँ, बिल्कुल मानूंगा। आप बताइए तो सही। पक्का ना? आपकी कसम, उसने कहा। उद्विता स्मृति के पास जाती हैं। पहली बार वो थोड़ा गौर से देखती हैं। हाँ, वो सुंदर सी लड़की थी, और साड़ी में उसकी खूबसूरती निखर रही थी। स्मृति
उनके पास आने से डर जाती है। वो बेचैनी से अपनी साड़ी का कोना मरोड़ने लगती है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, स्मृति खुराना। वो धीरे से बोली। मेरा बेटा अब तुम्हारा पति बन चुका है। हालात ठीक नहीं थे, पर चलो जाने दो। आप सब सही करते हैं। आओ मेरे पास। वो उसका हाथ पकड़कर रियाज के बिल्कुल करीब खड़ा करती हैं। स्मृति असहज हो जाती है। तुम भी मेरी बात मानोगी ना? वो बोली। स्मृति बस अपना सिर हिला देती है। उद्विता वहां से घर में स्थित मंदिर के पास जाती है। वहां भगवान जी की प्रतिमा होती है और वहां से चढ़ाया हुआ सिंदूर उठाकर लाती है। उनके हाथ में सिंदूर लाता देख स्मृति स्तब्ध रह जाती है। भला सिंदूर का क्या काम था? शायद वो समझ जाती है कि आगे क्या हुआ, पर उद्विता कहाँ जानती थी कि यह शादी नकली है। जैसे जैसे उद्विता पास आ रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। अब शादी तो देख नहीं पाए, कम से कम ये सिंदूर इसके मांग में भर, समझ लेंगे शादी देख ली। वो सिंदूर रियांश के आगे करते हुए बोली। रियांश चौंक गया। उसे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अरे माँ, उसमें क्या है, हम इनकी शादी करा देते हैं। दोबारा शादी नहीं होती क्या? ऋचा बोली। कोई जरूरत नहीं, रियांश जड़ से बोला। क्यों क्यों नहीं जरूरत? अभिजीत बोला। मुझे नहीं पसंद बस। वो मतलब एक बार हो तो गया, क्या जरूरत है बेकार पैसे बर्बाद करने की? इसमें पैसे बर्बाद करने की क्या बात है रियांश? कर लो ना शादी। वैसे भी कितने समय से कोई पार्टी नहीं हुई है, इसी बहाने थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। छवि खुशी से बोली और बाकी सब मुस्कुरा दिए, सिवाय स्मृति रियांश के। नहीं छवि भाभी प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है। हम कभी और पार्टी कर लेंगे, अभी नहीं। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। फिर से छवि उदास हो जाती है। अच्छा ठीक है, मत कर, पर पहले मांग तो भर इसकी। आप लोग क्यों ऐसे फालतू चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं? रियांश, शादी हुई है, मजाक नहीं। हर बार तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, इसलिए माँ जो कह रही है करो। ऋचा डांटते हुए बोली। पर भाभी, कसम खाइए मेरी, इतनी जल्दी भूल गया? उद्विता बोली। और रियांश मन ही मन खुद को कोसने लगा। क्या जरूरत थी पूरी बात सुने बगैर कसम खाने की? स्मृति का तो बुरा हाल था। रियाज क्या हुआ? पत्नी है वो तुम्हारी, इतना नहीं सोचते? आशीष बोला। पर रियाज क्या बताता असल बात क्या है, जो शादी हुई ही नहीं, ये उसे सच में कराने पर तुले हैं। तो तू आज एकदम नहीं सुनेगा मेरी? मेरी कसम भी झूठी साबित कर रहा है, वो हताशा से बोली। रियाज कांपते हाथों से सिंदूर उस डिबिया से निकालता है। उसका मन भारी हो रहा था। स्मृति खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी। घबराहट के कारण फिर उसको पसीना आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो रेगिस्तान के तपती रेत में खड़ी हो, जहाँ से दूर दूर तक मदद की कोई आसार नहीं दिखते। और ऐसा ही तो उसका भविष्य भी था। कुछ पता नहीं, वो अपने सोच में ऐसे गुम हुई कि कब रियांश ने मांग में सिंदूर भर दिया, पता ही नहीं चला। सभी तालियां बजाने लगते हैं और अचानक वो जैसे होश में आती है। रियांश उससे नजरें नहीं मिलाता। इस वक्त वो कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, इतनी दूर कि जहाँ कोई ना हो, बस वो और सिर्फ वो। उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ था। मैं अभी आया बोलकर रियांश बाहर निकल जाता है। जो स्मृति अंदर से महसूस कर रही थी, ठीक वही रियांश भी कर रहा था। उसका मन विचलित हो गया था। सुन ऋचा, जा उसके कमरे में छोड़ दे, आराम कर ले। जी माँ। चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं, थक गई होगी ना? वो उसके बालों को सहलाते हुए बोली और स्मृति उसके साथ जाती है। रियाज का कमरा बहुत बड़ा और सुंदर होता है। कमरे से ही लगकर बालकनी थी। यह है रियाज का कमरा। उसे पसंद नहीं कोई उसकी इजाजत के बगैर यहाँ आए, मगर अब तुम्हारा पूरा अधिकार है इस कमरे पर भी और रियाज पर भी। ऋचा प्यार से बोली। पर वो देखती है स्मृति खुद बुझी सी लग रही थी। क्या बात है स्मृति, तुम परेशान क्यों हो? कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शायद थोड़ी थकावट है इसलिए लग रहा है। स्मृति जबरन मुस्कुराई। नो प्रॉब्लम, तुम रेस्ट करो। मुझे अपनी दोस्ती समझना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। सब तुम्हारे अपने हैं। इस घर की बहू और रियाज की पत्नी होने का तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। वो बहुत ही अपनेपन से कहती हैं। जी। स्मृति को ऋचा की बातें अच्छी लगती हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि अर्जुन के अलावा किसी ने उसे इतने अच्छे से बात की हो। ऋचा चली जाती है। उसके जाते ही स्मृति बाथरूम के अंदर घुसती है और सिंक के पास नल चालू करके फूट फूट कर रोने लगती है। नो,
ये क्या हो गया? हाय अर्जुन, मैं स्मृति, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, उस दिन बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाई। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए प्लान स्किप करना पड़ा। हाँ, तुम्हें बता सकती थी, मेरा फ़ोन वो चोरी हो गया। मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं किस दर्द से गुजर रही थी, इसलिए मुझे कुछ ब्रेक की ज़रूरत थी। और शायद ये ब्रेक लंबा चलने वाला है। खैर, मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ, तो मेरी फिक्र मत करना। ये जितने भी दिन है ना, बिना सोशल मीडिया के गुजारूंगी। नो फोन, नो कांटेक्ट, जस्ट चिल। इसके लिए तुम्हें खत लिख रही हूँ। बस एक काम कर देना मेरा। मैं चाहती हूँ कि मेरी नाम मौजूदगी में शिवम भैया सब बिजनेस अपने हिसाब से हैंडल करें। आई नो, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी, बट टाइम के साथ सब मैनेज हो जाएगा। कंपनी को किसी की ज़रूरत है, और शिवम भैया से बेहतर और कोई नहीं होगा। वो डिजर्व करते हैं। प्लीज़ तुम उन्हें यह बात बता देना कि वो कल से ही कंपनी ज्वाइन कर लें। वो वहाँ बतौर सीईओ काम करेंगे, और सब उनके अंडर होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मिस्टर सिसोदिया तो हैं ही। अगर ज़रूरत लगी तो मैं लीगल पेपर्स भी भिजवा दूंगी कि शिवम भैया ही वहाँ के नए सीईओ हैं, और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम होगी। तो मैं बात उन तक पहुँचा देना। एक बार फिर कहूँगी, मेरी चिंता मत करना, और ना ही मुझे तलाश करना। जब मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, मैं वापस आ जाऊंगी। बाय, अपना ख्याल रखना, स्मृति। अर्जुन ने लगभग 10वीं बार उस खत को शिवम को पढ़कर सुनाया। वो पुराना हाउस था। सभी लिविंग एरिया में ही थे सिवाय मिस्का के। वो बाहर कहीं गई हुई थी। इस बात से अर्जुन को बहुत खुशी थी। अर्जुन जब भी मिलता, उनकी टक्कर होनी ही थी। फिलहाल इस वाक्य पर किसी को भी यकीन नहीं था कि स्मृति ऐसा भी कुछ कर सकती है। मतलब बिना बताए घूमने चली गई, और खत लिखकर उन्हें अपनी दशा जाहिर कर रही है। अब तो मुझे यकीन हो चला है, पक्का वो किसी मुसीबत में है। अर्जुन बोला, क्यों? वो बता तो रही है कि कहीं बाहर गई है। फिर कैसी मुसीबत? शिवम खत टेबल पर रखता हुआ बोला, रियली? तुम इस कागज के टुकड़े पर यकीन करते हो? इसे तो कोई भी लिखवा सकता है। जरूरी नहीं स्मृति ने अपनी मर्जी से लिखा हो। अर्जुन खींचते हुए बोला, ना यकीन करता, लेकिन स्मृति की लिखावट पहचानता हूँ। यह उसी की हैंड राइटिंग है। मेरे पास प्रूफ है। चलो माना उसी ने लिखा, लेकिन इसमें कोई भी ठोस वजह नहीं जो स्मृति ने बताया। हो सकता हो किसी ने ब्लैकमेल करके उसे जबरदस्ती करवाया हो। अर्जुन गुस्से से बोला, तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये किडनैपिंग का केस है? शिवम भी गुस्से से बोला, ऑफ कोर्स, हो भी सकता है। उसके दुश्मन क्या कम है? कुछ तो अपने ही हैं। देखा था परसों जब मिली थी, पता है रो रही थी। और आप लोगों को तो आदत है उसे हर्ट करने की। और अब तो प्रॉपर्टी भी आपके नाम होती दिख रही है। गुस्से में थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। तू कह रहा है हमने किडनैप करवाया है? अंजू खड़ी हो गई। तू सोच भी कैसे सकता है हम ये सब पैसे के लिए करेंगे? अंजू फुफकारते हुए बोली, हूँ, मैंने कब कहा आपने पैसे के लिए किया? पर कभी कभी मन की बातें जुबां पर आ ही जाती हैं। अब आप क्यों उसे ढूंढेंगे? मालिक जो बन गए आप सब। और इतने में शिवम का सब्र जवाब दे देता है। वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? और तू बाहरी इंसान है, हमारे घर के मामले से दूर रहे, वरना ठीक नहीं होगा। तेरा कोई हक नहीं। दोस्त हूँ उसका, और प्यार अचानक रुक जाता है। छोड़ो दोनों, अलग हो अभी। क्या तमाशा है ये? अंजू दोनों को अलग करते हुए बोली। शिवम अर्जुन को घूर रहा था। क्या उसने सही सुना था? क्या कहा तूने? प्यार करता है मेरी बहन से? वो आंखें सिकोड़ कर बोला, जो भी हूँ दोस्त हूँ उसका। तुम्हें तो बहन कहने का भी कोई अधिकार नहीं। आज तक कोई भाई होने का फर्ज निभाया तुमने स्मृति के लिए? हाँ बोलो भी। हाँ, प्यार करता हूँ, पर दोस्ती को सबसे ऊपर रखा मैंने। मैंने अपना फर्ज निभाया है। दोनों उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। प्यार करते हो तो गलत इल्जाम लगाओगे हम पर? कहीं ऐसा तो नहीं स्मृति के पैसे से प्यार किया हो तुमने? फिर तो हम भी कह सकते हैं कि उसकी किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है। अंजू बोली। इतना सुनना ही था कि उसका चेहरा तमतमा गया। सही कहा माँ आपने। इसी ने तो उसे अपने सो कॉल्ड पार्टी में इनवाइट किया था, और तभी से वह गायब है। कहीं तुमने तो सब जानबूझकर पैसे के लिए नहीं किया? शिवम एक एक शब्द चबाते हुए बोला। यहाँ पर अर्जुन का फेंका पासा ही उसी पर पलट गया।
व्हाट नॉनसेंस, वो गुस्से से चीखा। मैंने सच्चे दिल से प्यार किया है और तुम उसे पैसों से कंपेयर कर रहे हो? क्यों? बुरा क्यों लग रहा है? तुम भी तो यही कह रहे थे ना हमें। एंड लिसन, स्टे अवे फ्रॉम हर। ऐसे कंसर्न की कोई जरूरत नहीं जो उसके फैमिली पर ही उंगली उठा दे। शिवम धमकी देने वाले लहजे में कहा। नहीं रहूंगा उससे दूर, और देखना उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वो जहां भी कहीं हो। मैं उसे वापस लाऊंगा। इतना बोलकर अर्जुन वहां से जाने लगा। जाओ, पर देखना मेरी बहन तुम्हारी कभी नहीं होगी। कभी नहीं। तुम्हें कभी उसका प्यार नहीं मिलेगा। अरे तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं हो। यह सुनते ही अर्जुन के पैर दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। वो घूर कर पीछे देखता है। यह सुनकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। फिर अपना सिर चटक कर निकल जाता है। स्मृति रियाज के कमरे में थी। वो अभी तक नहीं आया था। उसे उससे बात करनी थी। बहुत कुछ कहना था। वो नाराज थी। आज का दिन उसे बड़ा भारी सा लग रहा था। वो थक भी चुकी थी। जैसे ही वो सोने जाती है, कमरे में छवि आती है। उसके हाथ में लंच था, स्मृति के लिए। थैंक गॉड रियांश नहीं है। मालूम है तुम्हें स्मृति, वो किसी को अपने कमरे में नहीं आने देता। यहाँ तक कि उसके बड़े भाई भी परमिशन लेकर अंदर कदम रखते हैं। बाय द वे, तुम्हारे लिए लंच। ऋचा दी ने कहा तुम थकी हो इसलिए ऊपर ही दे आऊं। वो मुस्कुराकर बोली। स्मृति भी बदले में हल्के से बस मुस्कुरा देती है। उसका चेहरा काफी उतरा हुआ था। आप ले जाइए, मुझे भूख नहीं है, वो धीरे से बोली। छवि उसे देखती है, फिर खाने को टेबल पर रखती है। क्यों? क्यों भूख नहीं? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सब नया है, लेकिन अब तो तुम्हारा यही घर है ना। मैं अच्छे से समझती हूँ। स्मृति जब अपना घर छोड़ते हैं ना, तो कैसा लगता है। लेकिन यह तो कुदरत का नियम है। हर लड़की अपना घर छोड़ती है शादी के बाद। छवि उसका हाथ पकड़कर बोली। देखो, तुम कुछ अपसेट नजर आ रही हो। तुम जब आई थी तब से देख रही हूँ। कोई बात है तो बताओ। रियाज ने कुछ कहा तुमसे? वो फिर बोली। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। वो, मैं बस ऐसे ही। आप परेशान मत होइए। चलो, नहीं होती। पर तुम मुझे आप मत कहो। इससे काफी एज फील होती है, और हम दोनों की उम्र आसपास ही लगती है। तो तुम मुझे मेरे नाम छवि से बुलाओ। हाँ, ओके। स्मृति, बात चाहे जो हो, हमें बताना जरूर। आई नो, कभी कभी माँ थोड़ा कड़वा बोल जाती हैं, पर तुम टेंशन ना लो। ऋचा दी सब संभाल लेती हैं। अभिजीत मुझे बताता है कि शादी के बाद जब ऋचा दी आई थी ना, तो माँ के व्यवहार में काफी परिवर्तन हुआ है। वरना वो तो कच्चा चबाने वाली हैं। और देखो, रियांश भी सबसे ज्यादा उन्हीं से हिला मिला रहता है। बाकी किसी से तो मतलब ही नहीं। पर तुम अब उसके लिए बहुत खास हो। सच्ची बताऊं तो मेरी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि वो कभी शादी भी करेगा। लेकिन देखो तो जनाब को छुपे रुस्तम निकले। क्या बात, सीधी बीवी ही घर ले आया। वो शरारत से बोली। स्मृति नजर नीचे किए बस सुन रही थी। उसका दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए। रियाज की बात आते ही उसे एक अनजाना सा दर्द महसूस हुआ। जिस शादी को लेकर सब खुश हैं, उन्हें उसकी असलियत मालूम ही नहीं है। वैसे अच्छा हुआ तुम्हारी शादी हो गई रियाज से, वरना वो। छवि चुप हो गई, और स्मृति इस बार बोलने के लिए नजरें उठाती है। क्या वरना? वो सशंकित होकर बोली। वरना वो श्वेता तो मरी जा रही थी रियाज से शादी करने को। हूँ, आई हेट हर। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो। छवि मुंह बनाते हुए बोली। क्या? कौन श्वेता? रियाज की गर्लफ्रेंड? उसने आंखें सिकोड़ी। नहीं नहीं, रियाज के बारे में ऐसा सोचना भी मत। वो तो उसकी बचपन की दोस्त है। रियाज बहुत सख्त इंसान है, कम बोलता है। पहले तो दोस्ती थी भी, लेकिन जब श्वेता की माँ ने रिश्ता जोड़ने का सोचा, रियाज साफ मुकर गया। अब तो वो श्वेता से बात भी नहीं करता। उसकी निजी जिंदगी में कोई दखल दे उसे जरा भी पसंद नहीं। और प्रॉब्लम यह है ना, श्वेता की माँ और हमारी सासू माँ बहुत अच्छी दोस्त हैं। पर अब सब ठीक है। अरे, अब तो शादी की बात ही खत्म। मुझे तो श्वेता के रिएक्शन का इंतजार है। जब उसे पता चलेगा कि उसका होने वाला पति, जो उसका ना कभी होने वाला था और ना हुआ, वो किसी और का हो चुका है, तो कैसा लगेगा। फिर तो वो ये गाना गाएगी। जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे। छवि नौटंकी करते हुए बोली। स्मृति उसकी बात पर मुस्कुरा देती है, पर तुरंत ही संजीदा होती है। मैं भी ना कितनी स्टूपिड हूँ। वो अपने सर पर हाथ मारकर बोली। चलो स्मृति, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खाओ।
कम ऑन, यू आर गुड गर्ल, प्लीज खा लो, वरना अगर यहाँ से खाली प्लेट बाहर नहीं गया तो माँ आ जाएंगी तुम्हें खिलाने और मुझे डांटेंगी सो अलग। तुम चाहती हो ऐसा हो? अगर नहीं तो अभी फिनिश करो। पर मैं? क्या पर? चुपचाप खाना स्टार्ट करो। नो एक्सक्यूजेस। स्मृति को लगता है अब नहीं खाई तो ये जाएगी नहीं, इसलिए खाना शुरू करती है और एक बाइट छवि की तरफ भी बढ़ाती है। वो प्यार से खा लेती है। थोड़ी देर बाद वो चली जाती है। स्मृति को अब थोड़ा सा छवि से बात करके अच्छा लग रहा होता है, पर उतना भी नहीं कि वो सब स्वीकार कर ले। इधर बाहर लॉन में रियांस होता है। उसकी स्मृति के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब वो बाहर आया होता है, सबसे पहले नैतिक से बात करके उसे जो कुछ भी हुआ उसे बताता है। सब सुनने के बाद नैतिक को कुछ आश्चर्य हुआ था, लेकिन मन ही मन खुश भी होता है। हालांकि रियाज के सामने जाहिर नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस निकल जाता है, काम के लिए नहीं, जो कुछ हुआ उससे भागने के लिए। पर कब तक? अब लगभग शाम हो चुकी थी। स्मृति नींद के हवाले होती है। इधर सब उसकी आज की रात बहुत खास बनाने के बारे में सोचते हैं। साथ में रिसेप्शन पार्टी। लिविंग रूम में बैठे सब चाय की चुस्कियां ले बातें कर रहे थे। तो तय रहा रिसेप्शन पार्टी परसों होगी। उद्विता बोली। हाँ, पर कल करने में क्या खराबी है? हम कल भी तो एंजॉय कर सकते हैं। छवि बोली। हाँ छवि, लेकिन तैयारियों में वक्त लगता है, तो थोड़ा समय तो चाहिए ही। और कल सबको इनविटेशन कार्ड भी तो भेजना होगा। तेरी तरह सब खाली तो नहीं बैठे रहते कि पार्टी के लिए कहीं भी मुंह उठाकर चल दें। उद्विता जी बोली। माँ, ऋचा ने टोका। छवि अपना चेहरा गिरा लेती है। क्या गलत बोल रही हूँ? अब इनविटेशन देंगे तभी तो कोई आएगा। अच्छा छोड़िए, पर क्या रियांश मानेगा रिसेप्शन के लिए? ऋचा बोली। छवि चुपचाप अपने आंसुओं के साथ खाली कप उठाकर चली जाती है। तू पहले ही निगेटिव बातें क्यों करती है? ये मेरा फैसला है, वो नहीं टालेगा। डिनर पर उसे बता देंगे। हाँ, बस एक ही परेशानी है। क्या? बेचारी श्वेता का दिल टूट गया। सोच रही हूँ कैसे उसे इस पार्टी में बुलाऊं। वो तो जानती भी नहीं कि यहाँ क्या से क्या हो गया। जिसके लिए वो अच्छे से अच्छे रिश्ते ठुकरा रही है, उसने किसी और से रिश्ता जोड़ लिया। उद्विता बेचारगी से बोली। माँ, ये टॉपिक खत्म करते हैं ना। रियाज से श्वेता की वजह से ही परेशान होकर गया था। मैं ये नहीं कहती कि अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए मेरे रियाज की खुशी ज्यादा मैटर करती है। तो जिसे वो अपना मानेगा, भाई हमारे लिए भी अपना है। और उसके लिए मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, और ना ही रियाज के लिए परेशानी खड़ी होने दूंगी। सो प्लीज, आगे से ऐसी कोई बात नहीं। ऋचा सख्ती से बोली। उद्विता मुस्कुराने लगती है। क्या आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? देख रही हूँ तू कैसे मेरी माँ होने का हक छीन रही है रियांश के लिए। तभी तो वो तुझे अपनी दूसरी माँ समझता है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर थी। स्मृति बैठी बैठी कसमसा रही थी और उसके सामने वाली सीट पर रियांश। वो नीचे नहीं आ रही थी, लेकिन ऋचा उसे किसी तरह ले ही आती है। फिलहाल सब शांति से डिनर कर रहे थे, तभी बीच में आशीष बोला। रियांश, परसों तुम्हारी और स्मृति की रिसेप्शन पार्टी है, रेडी रहना। स्मृति खाना रोककर आशीष को देखने लगती है। व्हाट रिसेप्शन पार्टी? आप में से किसी ने भी पूछा मुझसे इस बारे में? आप हर काम तुझसे पूछ कर करें। देख, शादी हो गई, सबने मान ली, तो हमारी इतनी तो बात मान ही सकता है। नहीं प्लीज भैया, आप जानते हैं ना मुझे ये फालतू चीजें नहीं पसंद। नो, हम जानते थे कि तू ये नौटंकी जरूर करेगा। तो सुन, ये भी मेरा फैसला है, रिसेप्शन होगी और तू ना नहीं कहेगा। और मेरा जवाब ना है। रियांश डिडाई से बोला। रियली? मैं सुबह से सोच रहा हूँ तूने शादी की ही क्यों है। आई मीन, तुम दोनों प्यार करते हो, लेकिन देखकर लगता जरा भी नहीं। रियांश के पास बैठे अभिजीत ने कहा। इससे रियांश को थोड़ा झटका लगता है। हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, और तुम हो कि कुछ भी कहो तो जिद करने लगते हो। जिद तो स्मृति को करना चाहिए, लेकिन बेचारी जिद भी क्या करे। जब से आई है चुप ही है, और तू इसे अकेला छोड़कर ऑफिस चला गया। ऋचा डांटते हुए बोली। भाभी, आप बात कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? चुप रहे, अब नहीं चलेगी तुम्हारी। और हाँ, मेरा भी ये फाइनल डिसीजन है कि रिसेप्शन होगी। अब चाहे तुम खुशी से मानो या कैसे भी।
ऋचा थोड़ा गुस्से से बोली। रियान सबके चेहरे देखकर समझ गया कि उसकी बात कोई नहीं मानने वाला। डिनर के बाद रियांस और स्मृति कमरे में जा रहे होते हैं। स्मृति थोड़ा उससे पीछे चल रही थी। उसे रियांस से बात भी करनी थी। वो अंदर ही अंदर गुस्सा थी। नीचे खड़ी छवि और ऋचा मुस्कुराते हुए हाई फाई देती हैं। जैसे रियांस अपने रूम का दरवाजा खोलता है, उसके होश भागता हो जाते हैं। वो वहीं ठिठक जाता है। स्मृति उसे ऐसे खड़ा देखकर जब अंदर की ओर बढ़ती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।